हेलो एवरीवन, दिस इज यूकी। तुम्हारी हील्स इतनी ऊंची हैं, पैर पक्का दर्द कर रहे होंगे, प्लीज बैठ जाओ। लाइलिन बेचारा एकदम ब्लैंक हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। दूसरी तरफ लूकस बड़े आराम से उसके सामने बैठ गया और उसके उस हैंडसम चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वैसे तो मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे भगाओगी तो मैं शरीफ बनकर चला जाऊंगा, पर तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लाइलिन ने बिल्कुल सीधे साधे तरीके से पूछा, तो क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? क्या बिना काम के तुमसे मिल भी नहीं सकता? लूकस धीरे से बड़बड़ाया, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बोर नहीं हो रही? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लाइलिन ने घबराकर अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसे लगा, ये बंदा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्या इसे मुझ पर तरस आ रहा है? आखिर एलिस ने इसे भी तो धोखा दिया है, इसे भी तो ग्रीन टी मिली है। लाइलिन ने समझदारी से सिर हिलाया और बोली, चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूं। वैसे भी मैं उसे उतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम करते थे। क्या? लूकस तो एकदम सन्न रह गया। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की कि वो गलत समझ रही है, पर जब लाइलिन बात की जड़ तक जाने लगी तो वो झिझकने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल धड़कने लगा और वो बुरी तरह नर्वस हो गया। इसे देखकर लाइलिन को यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। उसने मुस्कुराते हुए टॉपिक बदल दिया, देखा जाए तो एलिस के साथ जो हुआ वो उसी के कर्मों का फल है। तुमने उस पर जो भी इल्जाम लगाए वो उनका जवाब नहीं दे पाई। आखिर उसने एक ऐसी ड्यूक की बेटी से पंगा लिया है जो गुस्से वाली, बेईमान और बेहद पावरफुल है। ये सुनकर लाइलिन ने अपना चेहरा छुपा लिया। सच तो ये है कि उसे ये सब करके कोई खुशी नहीं मिल रही थी, उसे बस ये सब बहुत सिरदर्दी वाला काम लग रहा था। लूकस उसे पागलों की तरह देखता रहा और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फिर कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। मैं बस तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। ऊपर से देखने में तो ये नीले बालों वाला लूकस बड़ा कैसानोवा और फ्लर्ट लगता है, लेकिन असलियत में तो ये एक नंबर का भोला और शर्मीला आशिक निकला जो अपनी क्रश के सामने आते ही लाल हो जाता है। अब दिक्कत ये है कि हमारी मैडम को कोई हिंट ही समझ नहीं आ रहा। जब उसने शर्माते हुए अपना दिल खोलकर रख दिया तो लाइलिन ने बड़ी मासूमियत और कन्फ्यूजन के साथ पूछा, पर तुम्हें मुझे जानने की जरूरत ही क्या है? बेचारा लूकस तो वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर सुन रहने के बाद वो जोर से हंसने लगा और बोला, सच में तुम्हें समझना नामुमकिन है। जब उसने देखा कि ये मैडम अब उसे वहां से भगाने के चक्कर में है तो उसने तुरंत हाथ हिलाकर उसे रोका और सोफे को कसकर पकड़ लिया। रुको, मुझे सच में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लाइलिन को लगा कि ये बस रुकने का बहाना बना रहा है, लेकिन आज इतना कुछ हो चुका था कि वो बुरी तरह थककर सोफे पर पसर गई। उसके ख्यालात कहीं और ही भटकने लगे। उसने भरी महफिल में उस कम और उस साइड चिक का भांडा फोड़ दिया था, फिर भी वो दोनों इतने शांत कैसे थे? क्या हेरोइन के पास फ्यूचर देखने की कोई पावर है? क्या उसे पहले से पता था कि ये सब बस एक तमाशा बनकर रह जाएगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? उसे सबसे ज्यादा चिढ़ तो इस बात से हो रही थी कि वो क्राउन प्रिंस जैसा घटिया आदमी इस नॉवल का मेन लीड कैसे हो सकता है। ऊपर से ऑथर इसे मास्टरपीस और ट्विस्ट्स वाली कहानी कहता है। रुको, ट्विस्ट? क्या आगे की कहानी में कोई बड़ा झटका लगने वाला है? जब वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी तभी लूकस को याद आया कि उसे कहना क्या था। वो बंदा जो उस मासूम लड़के को गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा था, उसका क्या करना है? लाइलिन को गहरी सोच में डूबा देख उसे बड़ा अजीब लगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से फैसला क्यों नहीं ले रही हैं? लाइलिन को लगा कि उसकी इस बात में कोई गहरा इशारा छुपा है। क्या आप उस घटिया आदमी को सबक सिखाना चाहती हैं? लूकस ने तुरंत थम्सअप दिखाते हुए बड़े प्यार से कहा कि वो इसमें उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन भाई, प्यार अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। उसने शर्त रखी कि उस घटिया इंसान से छीने गए पैसों का 10% उसे मिलना चाहिए। लाइलिन को भला क्या ऐतराज होता? उसे उस शातिर विलनेस वाले अंदाज में देखकर लूकस समझ गया कि ये काम उसे सौंपना एकदम सही फैसला है। लेकिन लूकस की नज़रों में उसका ये अंदाज भी किसी डबल शुगर वाली मिठास जैसा सुपर क्यूट लग रहा था। उसे वो कभी एक मासूम छोटी बहन जैसी लगती तो कभी एक रौबदार ड्यूक की बेटी। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। वो तुरंत खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और बड़े ही एलिगेंट अंदाज में झुककर लाइलिन को डांस के लिए इनवाइट किया। क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकता हूँ? बस इस एक डांस के बाद ही मैं अपने दिल की बात समझ पाऊंगा और मुझे यकीन होगा कि ये सब कोई सपना नहीं है। लाइलिन खामोशी से उठी, उसके लहराते बाल लूकस के चेहरे को छूकर निकल गए। क्या तुम यहीं डांस करना चाहते हो? देखने वालों को लगेगा कि हम छुप छुप कर डेट कर रहे हैं। लूकस ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो क्या हुआ? अगर धोखेबाज मंगेतर से तंग आकर ड्यूक की बेटी किसी हैंडसम विस्काउंट के साथ डेट पर आ गई तो इसमें बुराई क्या है? उसके उस मासूम और सीरियस चेहरे को देखकर लाइलिन कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से उसके गले लग गई।
माहौल काफी रोमांटिक होने ही वाला था कि अचानक लाई लिन के सिर में तेज दर्द उठा। लूकस ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस इतना कहकर टाल दिया कि वो थक गई है और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी लूकस ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने ग्लव उतारा, उस लाल और सूजी हुई चोट को देखकर लूकस का दिल भर आया। उसका बस चलता तो वो उस कम के टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन लाई लिन अपनी चोट छुपाते हुए कहने लगी कि उसे दर्द नहीं हो रहा, बस उसे थोड़ा अकेला छोड़ दिया जाए। सच तो ये था कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी ताकि उस कम प्रिंस को उसके डर का पता न चल सके। लूकस ने बड़े प्यार से अपना कोट उसके कंधों पर डाल दिया और उछलकर रेलिंग पर जा बैठा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक ड्यूक की बेटी हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम कितनी ही नादान बनो या फिर घमंडी और जिद्दी, मुझे तुम्हारा हर अंदाज पसंद है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां एक तरफ दीदी बाहर नीले बालों वाले लूकस के साथ डेट कर रही हैं, वहीं घर पर नन्हा पपी सोया नहीं है। वो मासूम सा चेहरा बनाकर दीदी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही दीदी का दिल पिघल गया और उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया। आखिर इतने चिपकू और प्यारे लेपर्ड को बाहों में भरने से ज्यादा सुकून और कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ लूकस को अंदाजा भी नहीं है कि कोई उसकी नाक के नीचे से बाजी मार ले गया है। वो तो अभी भी प्यार के ख्यालों में डूबा हुआ है। उसे याद आया कि कैसे आज सुबह ही उसने अपने दोस्तों से कहा था कि उसे ड्यूक की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो उसे अपनी ही बातों पर हंसी आ रही थी। जब वो पहली बार लाई लिन से मिला था तो उसे लगा था कि 3 बिलियन खर्च करके छोटे गुलामों को बचाने वाली ये लड़की बस कूल दिखना चाहती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर अब उसे लग रहा था कि उसका स्ट्रॉबेरी आइस खाना कितना क्यूट है, उसका डांस कितना एलिगेंट है और उसका हाथ थामना तो और भी ज्यादा कातिलाना है। ये सोचते ही लूकस का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो मुंह छुपाकर जमीन पर ही ढेर हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे मानना ही पड़ा कि भाई उसे प्यार हो गया है। अरे बाबा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, सिर्फ हाथ पकड़ने पर इतना क्या शर्माना। सच में ये तो बड़ा ही प्योर निकला। लूकस अपने चेहरे के बढ़ते ह्यू टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े उस ग्लव पर पड़ी, उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसकी रिस्ट में जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। काश मैं उसे घर ड्रॉप कर पाता। तभी उसे इमेजिन हुआ कि जैसे लेलिन सच में उसके सामने खड़ी है और पूछ रही है, क्यों? तुम मेरे लगते क्या हो? हम तो क्लोज भी नहीं हैं। बस ये सोचते ही लूकस का मासूम सा दिल टूटकर बिखर गया। बेचारा, उसने मन ही मन डिसाइड किया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाना ही चाहिए। उसे वो लाइन क्रॉस करनी होगी ताकि लेलिन उसके सामने अपना वल्नरेबल साइड दिखा सके। वो चाहता था कि लेलिन सिर्फ उस पर डिपेंड करे और अपने दिल में भी सिर्फ उसी के बारे में सोचे। हालांकि इस गोल तक पहुंचना अभी दूर की बात थी, क्योंकि लेलिन जब भी उसे मिलती है तो उसका पहला सवाल यही होता है, बोलिए क्या काम है? लेकिन लूकस के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने लेलिन के ग्लव को जोर से पकड़ा और उस पे एक जेंटल किस किया। आखिर उसका दिल उस प्यारी और नखरे वाली लड़की पर जो आ गया था। वहीं दूसरी तरफ उस कम मैन की लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा तूफान आने वाला था, क्योंकि भाई साहब ने लेलिन और उसके पावरफुल ड्यूक डैड से पंगा जो ले लिया था। एम्परर ने उसे मीटिंग रूम में बुलाया और गुस्से में एक वाइन ग्लास सीधा उसकी तरफ फेंक मारा। बच गया, वरना सीधा ऊपर पहुंच जाता। एम्परर ने दहाड़ते हुए कहा, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? तेरी फियांसी की फैमिली पूरे एम्पायर की लाइफलाइन कंट्रोल करती है। तुझे कोई हक नहीं बनता उसे इस तरह ह्यूमिलिएट करने का। एम्परर तो पूरे होश में थे और सिचुएशन समझ रहे थे, लेकिन अफसोस उनका बेटा नेक्स्ट लेवल का बेवकूफ निकला। वो गधा पूछने लगा, फादर, हम रॉयल फैमिली हैं, हमें उनके नखरे उठाने की क्या जरूरत है? एम्परर ने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा इडियट नहीं देखा था। उन्होंने दांत पीसते हुए समझाया, कडेलाउसी और कैडीमेवे, ये दोनों फैमिलीज इस एम्पायर की बैकबोन हैं। उनके पास पावर, मनी और मिलिट्री फोर्स सब कुछ है। इसके बावजूद वो हमारे लॉयल हैं और तू उन्हीं से उलझ रहा है। इस पूरे एम्पायर में मैंने तुझ जैसे एहसान फरामोश और बेवकूफ इंसान को क्राउन प्रिंस क्यों बना दिया? एम्परर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सच तो ये है कि ये स्कममैन सिर्फ इसलिए क्राउन प्रिंस बना क्योंकि लेलिन ने उसे चुना था। वो तो बस काइडेमेविन फैमिली की वजह से इस पोजीशन पर बैठा एक एवरेज बंदा है, जिसके पास न तो रॉयल फैमिली की वो आइकॉनिक पर्पल आंखें और सुनहरे बाल हैं और न ही वो अपने बाकी भाइयों की तरह टैलेंटेड है। उसके पास अगर कुछ है तो वो है उसका ये फालतू का ईगो। उस कम मैन को ऐसा लगा जैसे लेलिन उसके कान में खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही हो, जिससे वो गुस्से के मारे फटने ही वाला था।
पर एम्परर ने उसे फिर से वार्निंग दी कि उसे अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी फियांसी मिस काइडेमेविन की इज्जत करनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इधर अपनी खूबसूरत और अरबों की मालकिन रिच लेडी लेलिन एक कूल और हैंडसम नाइट को पटाने के चक्कर में थी। लेकिन तभी उसने देखा कि उस नाइट के साथ तो उसका छोटा सा मिनी वर्जन खड़ा है, यानी उसका बेटा। क्या मैं तब से एक शादीशुदा आदमी पर डोरी डाल रही थी? ये सोचते ही उसका दिल टूटकर चूर चूर हो गया और उसे वो नाइट अब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। खैर, अभी कुछ देर पहले ही लेलिन अपने छोटे से नन्हे मुन्ने के साथ एक फेस्टिवल एंजॉय करने पहुंची थी। वहां चल रहे एक नाटक को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि आम जनता की नज़रों में इन दो ड्यूक फैमिलीज की कितनी इज्जत है, खासकर हीरो सॉर्ड कडेलाउसी, जो लोगों के लिए किसी रियल हीरो से कम नहीं है। कडेलाउसी के बारे में सोचते हुए उसे, बेशक अगर भेजी गई थैंक्स लेटर का जवाब अपने आइडल से मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या ही होगा। तभी लेलिन को दूर से कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद कर गौर से देखा तो सामने उसका वही हैंडसम नाइट खड़ा था। भाई, चमक तो होगी ही, बंदा इतना जो डैशिंग है, लेकिन उसके साथ ये छोटा सा मिनी कैक्सीवेन कौन घूम रहा है? तभी कैक्सीवेन को भी अपनी पीठ पर किसी की तीखी नजरों का एहसास हुआ और उसने मुड़कर देखा। पकड़े जाने के डर से बेचारी लेलिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो तुरंत एक अनजान भीड़ के पीछे छिप गई। पर तब तक देर हो चुकी थी, वो नाइट उसके पास आ चुका था। अब सिचुएशन को संभालने के लिए वो पागलों की तरह स्टेज पर चल रहे नाटक को देखकर हंसने लगी। पर किस्मत तो देखो, तभी नाटक में कुछ एडल्ट सीन शुरू हो गया। लेलिन को इतनी शर्म आई कि उसने बात बदलने के लिए घबराहट में पूछ लिया कि क्या कैक्सीवेन यहाँ अकेला आया है। नाइट ने अपने साथ खड़े उस छोटे बच्चे के सर पर हाथ रखा और जैसे ही कुछ बोलने लगा, लेलिन चिल्ला उठी, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उन दोनों की शक्लें इतनी कॉपी पेस्ट थीं कि उसे यकीन हो गया कि ये इसी का बेटा है। उसका दिल जोर जोर से दीवारें पीटने लगा कि वो अब तक एक शादीशुदा आदमी पर लाइन मार रही थी। क्या किस्मत है भाई? कैक्सीवेन ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें बड़ी की और तुरंत सफाई दी कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसने बताया कि ये प्यारा सा बच्चा उसका छोटा भाई है। ये सुनकर लेलिन की जान में जान आई, पर तभी वो छोटा बच्चा अचानक रोने लगा और अपने भाई की गोद में दुबक गया। कैक्सीवेन ने माफी मांगते हुए कहा कि उसका भाई थोड़ा सहमा हुआ है, पर लेलिन को तो लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसे लगा कि ये नन्हा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ जरूर उससे डर गया है। अब वो इस बच्चे को कैसे मनाए? तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे एक धांसू आइडिया आया। उस छोटे बच्चे की आंखें तो जैसे चमक ही उठीं। वो मिठाई के लिए फौरन मान गया और देखते ही देखते छोटे लेपर्ड के साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई। शोर शराबे के बीच जब ये दोनों अकेले हुए तो माहौल एकदम रोमांटिक और एआई में आयमाई सा होने लगा। कैक्सीवेन ने जब कहा कि बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं तो लेलिन के मुंह से बस निकलने ही वाला था, हाँ सही कहा मेरे पतिदेव। बेचारी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि क्या ही कहें। कैक्सीवेन के उस चमकते हुए चेहरे को देखकर उसे लगा जैसे उसकी लाइफ सफल हो गई है। पर फिर उसे एक बात याद आई। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से एलिस इसी फेस्टिवल में अपने ढेरों आशिकों से मिलने वाली थी। ये उसके लिए लक एंड लव वाला सबसे बेस्ट टाइम होना चाहिए था। तो क्या अब भी कैक्सीवेन उसकी फ्लर्टिंग लिस्ट का हिस्सा है? लेलिन को बेचैनी में अपने पैर हिलाते देख कैक्सीवेन ने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा, वैसे आपके गार्ड नाइट कहाँ हैं? इस पर लेलिन ने बड़े गर्व से अपने काले बाल दिखाए और कहा, इस फाउंडेशन डे के दौरान कोई भी उस इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा जिसके बाल हीरो की निशानी यानी काले हों। ये कहते हुए उसने शरारत से अपनी आंख झपकाई। उसकी मासूमियत देख कैक्सीवेन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया और बोला, फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आपको आज का ये जश्न कैसा लग रहा है? नाचते गाते लोगों को देखकर लेलिन ख्यालों में खो गई। वो लोग सच में बहुत खुश और आज़ाद दिख रहे थे, लेकिन वो तो उस किताब की एक कठपुतली जैसी थी जो अपनी मर्जी से जी ही नहीं सकती थी। उसे हमेशा लगता था कि वो अपनी मनमर्जी कर रही है, पर क्या पता वो भी सिर्फ धागों से बंधी एक मामूली पपेट ही हो। एक नॉवल की विलेनस के तौर पर पैदा होने के बाद जब भी लेलिन अपने दुखद अंत के बारे में सोचती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजान हाथ पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। कैक्सीवेन ने शायद उसकी उदासी भांप ली थी, इसलिए उसने उसे साथ में डांस करने के लिए इनवाइट किया। अपने क्रश के साथ डांस करने की बात सोचकर ही लेलिन खुशी से झूम उठी। डांस खत्म होते ही वो पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गई। लोग उसे हीरो कलोसी समझकर उसके साथ डांस करने की जिद करने लगे। बेचारी लेलिन को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे संभाले। बस मन ही मन सोचने लगी कि कलोसी फैमिली को लोग कितना प्यार करते हैं। पागलों की तरह एक राउंड डांस करने के बाद वो थककर सीधा कैक्सीवेन की बाहों में जा गिरी।
उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं, जिसे देख कैक्सीवन ने गुस्ताखी माफ कहा और उसे गोद में उठाकर भीड़ से दूर ले गया। अपने ड्रीम मैन के इतने करीब होने की वजह से लेलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक शांत जगह पहुंचकर उसने लेलिन को धीरे से नीचे उतारा और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी। लेलिन का चेहरा अभी भी शर्म से लाल था, पर उसे बुरा लगने के बजाय नाइट की ये केयरिंग नेचर बहुत पसंद आई। आधी रात होते ही आसमान पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा। लेलिन तो बस नज़ारा देखती रह गई, पर कैक्सीवन की नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। उसने सुना था कि क्राउन प्रिंस के अलावा लेलिन ने आज तक किसी और के साथ डांस नहीं किया, तो फिर उस दिन बैंक्वेट में उसे उस तरह देखने का क्या मतलब था? लेलिन ने भी बात घुमाने के बजाय साफ कह दिया कि वो सिर्फ उसके साथ ही डांस करना चाहती थी। कैक्सीवन को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि वो तो बस एक मामूली कॉमनर नाइट है। ये सुनकर लेलिन जानती थी कि ये खूबसूरत सपना एक दिन जरूर टूटेगा। उसे एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जिसका असल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन वो ये बात जुबान पर नहीं ला सकती थी। कैक्सीवन की साफ आंखों में देखते हुए उसने झूठ न बोलने का फैसला किया और उल्टा सवाल दाग दिया, क्या ऐसा करना मना है? क्या तुम्हें ये बदतमीजी लगती है? कैक्सीवन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। एक मामूली कॉमनर होने के नाते उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो किसी ड्यूक की बेटी के बगल में खड़ा भी हो सके। अपनी बात कहकर उसने चेहरा घुमा लिया, जैसे उसमें दोबारा देखने की हिम्मत न हो। अब भला जिस बंदे पर आप मरते हो वो इस तरह सेल्फ डाउट में रहे तो बुरा तो लगेगा ही। लेलिन ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। उसका मानना था कि लोगों के बीच के रिश्ते का स्टेटस या क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। अगर पहचान बदल भी जाए तब भी इंसान की वैल्यू वही रहती है। बस दिल मिलने चाहिए, फिर तो कोई भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेलिन के लिए यहाँ के भेदभाव वाले रूल्स आज भी अजीब थे, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के कैक्सीवन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पर उसकी इस बात ने नाइट के दिल में जैसे कोई तूफान खड़ा कर दिया हो। उसे चुपचाप अपनी तरफ देखते पाकर लेलिन थोड़ा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल कैक्सीवन ने उसका हाथ कसके पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठकर एक प्यारी सी रिक्वेस्ट की, क्या अगली पार्टी में मैं खुद आपको डांस के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? लेलिन तो सन्न रह गई। उसे तो लगा था कि कैक्सीवन उसे नापसंद करता है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो नाइट को लगा कि शायद उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। लेलिन ने झटपट हाथ हिलाते हुए मना किया, भाई ये तो उसके लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। कैक्सीवन को अब पछतावा हो रहा था कि उसने पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि लेलिन कितनी कमाल की इंसान है। उसकी वो सच्ची मुस्कुराहट देखकर लेलिन तो बस उसे देखती ही रह गई। वो उसके साथ इतना अच्छा जो पेश आ रहा था, जैसे वो इस नॉवल की असली हीरोइन बन गई हो। तभी अचानक पीछे से बैदी की आवाज आई और लेलिन को समझ आ गया कि अब तो पक्का वाट लगने वाली है। हुआ भी वही, बेचारे कैक्सीवन को भी उसके साथ डांट खानी पड़ी। बीडी को इतना गुस्से में देखकर वो छोटा बच्चा डर के मारे रोने लगा। हार्वी ने तुरंत अपनी क्यूट हरकतों से उस नन्हे प्यारे को चुप कराया। उसने प्यार से समझाया कि आगे से कभी ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को फिक्र हो। इन दोनों बच्चों को इस तरह साथ देखकर वहां खड़े तीनों लोगों का दिल पिघल गया। फिर कैक्सीवन ने अपने भाई को गोद में लिया, उसकी पीठ थपथपाई और लेलिन व बाकी लोगों से विदा ली। इस खास दिन पर जहां सब एंजॉय कर रहे थे, एलिस अपने नए शिकार ढूंढने में बिजी थी। पता नहीं अब कौन सा बदनसीब नाइट उसके हुस्न के जाल में फंसने वाला था। उधर लेलिन को एक लेटर मिला जिसे देखकर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अगर उस लेटर के साथ उस घटिया मोटे सुअर की सील मोहर ना होती तो शायद वो लेटर और उसे भेजने वाला दोनों सीधे कचरे के डिब्बे में जाते। तभी उसकी नज़र लेटर के साथ आई एक छोटी सी दवा की शीशी पर पड़ी। लेलिन ने हैरानी से उस बॉटल को हाथ में लेकर घुमाया। लेटर में बड़ी हमदर्दी जताते हुए लिखा था, दर्द सहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कभी घायल ना हो। ये पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे वो दिन याद आया जब बैंक्वेट में वो चुपचाप अपना जख्म साफ कर रही थी। उसने गुस्से में दवा की उस शीशी को कसकर पकड़ लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अपने जख्म दूसरों के सामने दिखाने से सिर्फ पल भर की हमदर्दी मिलती है, और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। उसने जैकेट वापस भिजवा दी। तभी अचानक नौकरानी भागते हुए आई और खबर दी कि ड्यूक कलुओसी का लेटर आया है। क्या? उस कूल सिस्टर का लेटर? ये सुनते ही इस नन्ही फैनगर्ल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तो जैसे खुशी के मारे पहले पत्थर बन गई और फिर अगले ही पल एनर्जी से भर गई। उफ, अब तो मैं सुकून से मर सकती हूँ। पर नहीं, अभी नहीं मरना। कम से कम अपनी कूल सिस्टर से मिलने से पहले तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए फैन गर्ल्स की पूरी टोली हवा की रफ्तार से वहां से निकल गई। पीछे खड़ा वो हरे बालों वाला लड़का, ग्रीन हेयर, बस देखता ही रह गया। अपने हाथ में अपने भाई के कपड़े पकड़े हुए उसने काफी देर तक हंसी रोकने की कोशिश की, पर आखिर में वो जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा।
हा हा हा। भाई, तेरा भी क्या दिन आया है। मुझे जल्दी घर जाकर उसे ये बैड न्यूज़ सुनानी होगी। दूसरी तरफ फैन गर्ल नंबर 1 अपना काम खत्म कर चुकी थी। उसे इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि वो छोटा लेपर्ड नन्हा तेंदुआ जो अक्सर उसके घर से निकलते ही रोने लगता था, इस बार उसे बिल्कुल याद नहीं कर रहा था। बेचारे को क्या पता कि छोटा लेपर्ड अब 2.0 वर्जन में इवॉल्व हो चुका है। वो अब जोश से भरा हुआ है और बस नाइट्स के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। आखिर बड़ा और हैंडसम होकर ही तो वो अपनी मालिकन की रक्षा कर पाएगा। पर वो तेंदुआ मन ही मन सोचने लगा, आखिर मेरी ग्रोथ रुकी कब से है? कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले, या फिर सदियों पहले? थोड़ा उदास होकर वो जमीन पर उस लड़की का चेहरा बनाने लगा। तभी अचानक पीछे से एक नाइट की आवाज आई, जिससे वो इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो छोटा सा जीव बुरी तरह घबरा गया था, पर तभी उसे उस चमकती हुई लड़की का चेहरा याद आया। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, मैं भी आपकी तरह ताकतवर और हैंडसम बनना चाहता हूं, ताकि मैं उसके पास रहकर उसकी हिफाजत कर सकूं। ये कहते हुए उसने अपने कान नीचे झुका लिए। उसे डर था कि कहीं वो नाइट्स को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। वो बस इसलिए साइड में छिपकर प्रैक्टिस कर रहा था। नाइट ने कहा कि वो उसकी बात समझता है, पर भाई तूने इस ट्रेनिंग ग्राउंड को कबाड़ खाना बना दिया है और ऊपर से हमें कुचलकर मारने ही वाला था। फिर उसने उस नन्हे लेपर्ड को सलाह दी कि अगर तुम्हें सच में फिजिकल पावर चाहिए तो तेंदुआ बनकर दुश्मन को चीर फाड़ देना सबसे फास्ट तरीका है। लेकिन तेंदुआ बनने पर लोग उसे घटिया समझेंगे और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लोग लैलीन का मजाक उड़ाएं। नाइट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, एक नाइट की जिम्मेदारी सिर्फ रक्षा करना ही नहीं, बल्कि अपने मालिक के लिए सब कुछ सहना और उसके पास रहकर उसकी हिफाजत करना भी है। तो क्या तुम मिस लेलिन को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते हो? उस नन्हे जीव ने हाथ में पकड़ी लकड़ी को मजबूती से थामा और बड़े जोश के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। नाइट ने शान से अपना सीना चौड़ा किया और कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक एक चीज सिखाऊंगा। छोटा लेपर्ड खुशी से झूम उठा और शुक्रिया अदा किया। फिर उसने मासूमियत से पूछा, टीचर, क्या आपका भी कोई ऐसा है जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तभी बेडी वहां आ गई और नाइट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हड़बड़ाते हुए बात घुमाने लगा, मेरा मिशन तो बस काइडेमेवन फैमिली की रक्षा करना है। बेचारे मासूम लेपर्ड ने उन दोनों को देखा और वहां से खिसकने में ही भलाई समझी, ताकि वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस जारी रख सके। लेलिन, बस थोड़ा इंतजार और करिए, मैं पक्का आपकी ढाल बनूंगा। अब अगर आपकी प्यारी बेटी आपकी तरह न दिखे तो क्या किया जाए? सिंपल है, सीधा प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। अपनी काली आंखों और काले बालों वाली बेटी को लोगों की बातों से बचाने के लिए उस पागल ड्यूक ने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक पोशन को पानी की तरह पीना शुरू कर दिया। ये देखकर लेलिन की आंखों में आंसू आ गए। डैड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और अभी कुछ ही देर पहले लेलिन अपनी पसंदीदा आइडल से मिलने की खुशी में झूम रही थी। बातचीत के दौरान उस स्कूल सिस्टर ने पूछा कि उसके बालों का रंग किस पर गया है, तो लेलिन ने मासूमियत से बताया कि अपनी दादी पर, जो कि असल में उस स्कूल सिस्टर की बुआ थीं। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारे पापा तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो तुम्हारे लिए लगातार उस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में काइडेमेवन फैमिली की बेटी होने के बावजूद लेलिन के बाल कालुओसी फैमिली जैसे काले थे और आंखें रॉयल फैमिली की तरह पर्पल थीं। इस वजह से लोग अक्सर उसके खून पर शक करते थे। पर उसके बेटी दीवाने डैड नहीं चाहते थे कि वो कभी दुखी हो, इसलिए उन्होंने जादू से उसका हुलिया ऐसा बना रखा था। ये जानकर लेलिन की आंखों में आंसू आ गए। डैड, ये तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद दोनों के बीच फाउंडेशन डे पार्टी को लेकर बातें होने लगीं। उस स्कूल सिस्टर ने लेलिन के काम की तारीफ की और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इतिहास में लिया एलिशे कॉर्रोलॉस, लिया AIXE कालुओसी नाम की एक महान महिला योद्धा थी? उसने क्रूर राजा बिमोंड बिमेंगडे को मार गिराया था और औरतों के हक के लिए कई कानून बदल दिए थे। फिर उसकी आंखों में एक चमक सी आई और उसने सवाल किया, पर क्या तुम जानती हो कि उसने बिमोंड को क्यों मारा था? जब लेलिन कोई जवाब नहीं दे पाई तो उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता और ये होना ही था। सैकड़ों साल पहले एक ऐसी जंग हुई थी जो पूरे 100 साल तक चली और वो एक महिला योद्धा के आने पर ही खत्म हुई। जंग के बाद जब थके हारे मर्द वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तब तक औरतों ने पूरे समाज को संभाल लिया था। मर्द अपनी पावर वापस चाहते थे और औरतें अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रही थीं। धीरे धीरे वो एक दूसरे की इज्जत करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मर्दों को जब लगा कि उनकी पावर और हक औरतों ने छीन लिए हैं तो उन्होंने घटियापन दिखाते हुए उस फीमेल हीरो को विच यानी डायन करार दे दिया और उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद शुरू हुआ बिना किसी भेदभाव के औरतों का शिकार, जहां बेमतलब के कारणों की वजह से अनगिनत महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जो औरतें बच गईं उन्हें जिंदा रहने के लिए खामोश रहना पड़ा और तब से औरतों के हक के बारे में बात करना ही बंद हो गया।
ये सिलसिला तब तक चला जब तक लिया AIXC कालुओसी सामने नहीं आई। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, बिमेंगडे को मौत के घाट उतारा और औरतों को उस बदनाम विच हंटिंग से आज़ाद कराया। लेकिन उस दौर की गलत सोच आज भी पूरी तरह नहीं बदली है। जैसे आज भी माना जाता है कि लड़कियों को सीधा साधा होना चाहिए और वो डायनों की तरह सरेआम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। यही वजह थी कि जब लेलिन ने उस कम मैन की क्लास लगाई तो स्कूल सिस्टर ने उसकी मदद की। अगर सगाई हुई है तो लड़का और लड़की दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, पर अमीर मर्द इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो बाहर अफेयर्स रखते हैं और औरतों को ये सब चुपचाप सहना पड़ता है, वरना उन्हें ईविल वुमन का टैग दे दिया जाता है। पुरानी लेलिन के साथ भी यही हो रहा था, वरना क्राउन प्रिंस की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके साथ इतनी बदतमीजी करे। यहाँ पर कूल सिस्टर ने लेलिन को एक बात साफ कर दी कि भले ही एलिस ने उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेलिन भी अब सब समझ चुकी थी और वो उस कम मैन को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार थी। लेलिन का ये अंदाज देखकर वो कूल सिस्टर मुस्कुरा दी। उसे लेलिन में औरतों की एक नई उम्मीद नजर आ रही थी। सच तो ये है कि उस दिन लेलिन ने जो किया उससे कई अमीर घरानों की लड़कियां बेहद खुश थीं। तुम्हारी पोजीशन काफी ऊंची है, तो क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ? जल्द ही मैं अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंपकर कैपिटल चली जाऊंगी। क्या तुम आगे चलकर मेरी ही तरह कमजोर लोगों के लिए आवाज उठा सकती हो? इधर हमारी सुपर रिच लेलिन अरबों की जायदाद की मालकिन है और लड़के तो जैसे खुद ही उसके जाल में खींचे चले आ रहे हैं, चाहे वो हैंडसम नाइट हो, कोई हॉट लड़का या फिर वो प्यारा सा छोटा बच्चा। यहाँ तक कि उसकी आइडल ने तो खुद अपने भाई को उसके पास भेज दिया। वैसे ये ब्लैक स्किन वाला गबरू जवान भी बुरा नहीं है। तभी खबर मिली कि कलुओसी फैमिली के यंग मास्टर मिलने आए हैं। काम के बोझ से टेबल पर पस्त पड़ी लेलिन ये सुनते ही लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उस कूल सिस्टर से मुलाकात के बाद उसने ठान लिया था कि वो एक परफेक्ट रिच बिजनेसवुमन बनेगी, पर यार ये ऑफिस वाला काम सच में बहुत थका देने वाला है। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए उसने लक्सी से पूछा कि क्राउन प्रिंस के क्या हालचाल हैं। लक्सी बड़े मजे लेकर बोला कि फाउंडेशन डे के बाद से वो स्कममैन महल से बाहर ही नहीं निकला है। लेलिन को उम्मीद नहीं थी कि उस बेशम की चमड़ी इतनी पतली होगी। उसने एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि आजकल बाहर लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जवाब मिला, जाहिर है बहुत ही बुरा। बड़े बड़े मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो इंसान अपनी चीटिंग पकड़े जाने पर सिचुएशन नहीं संभाल सका, वो भला कल को एम्परर कैसे बनेगा। ये सुनते ही लेलिन का खून खौल उठा। तो इनका मतलब है कि अगर पकड़े न जाओ तो चीटिंग करना ओके है? लगता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एलिस की हालत पतली थी। समाज की सभी बड़ी औरतें उसे इग्नोर कर रही थीं। वो हर पार्टी में उसके इस घटिया बर्ताव की बुराई करती थीं ताकि समाज से ऐसी गंदगी को जड़ से मिटाया जा सके। ये सुनकर अब जाकर लेलिन को थोड़ा सुकून मिला। ड्यूअल खत्म होने के बाद वो अब पूरी तरह आज़ाद था। वो इतना एक्साइटेड था कि बिना पूरा मेकअप किए ही गुनगुनाते हुए अपनी आइडल के बेटे से मिलने चल दिया। बीडी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी मालकिन आज कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। जब उसने और जिद की तो लेलिन ने सीधा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। तुम्हारी मालकिन पहले ही इतनी खूबसूरत है, अगर और ज्यादा तैयार होकर गई और कालुओसी के वारिस की आंखें चौंधिया गईं तो क्या होगा? ये बोलकर वो बड़े स्वैग के साथ वहां से निकल गई। जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, वही जाना पहचाना ब्लैक स्किन वाला हैंडसम लड़का उसे देखकर एक किलर स्माइल देने लगा। उसे देखते ही लेलिन का दिमाग चकरा गया और पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। ये वही लड़का था जो पहले भी इसी जगह बैठकर उससे किसी बात पर फैसले के बारे में पूछ रहा था। सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, पर उसने खुद को संभाला और तमीज से हेलो किया। वो लड़का खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम आज भी कितनी फॉर्मल हो, पर तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। लेलिन कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसने शरारत से अपने कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम थोड़ी चिल नहीं रह सकती? वैसे भी हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? लेलिन को लगा, भाई शक्ल तो अच्छी है पर बातें कितनी चीजी और बोरिंग हैं। उसे इतनी घिन आई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना चेहरा छूकर देखा तो महसूस हुआ कि ये तो इस शरीर का नेचुरल रिफ्लेक्स है। पुरानी बातें याद करने पर उसे पता चला कि असल में ये दोनों पहले मिल चुके हैं, पर ओरिजिनल लेलिन को ये लड़का जरा भी पसंद नहीं था। वो उसे हमेशा इज्जत से बात करने की नसीहत देती रहती थी, पर ये बंदा तो और भी तेज निकला। वो उल्टा उसे ही सलाह देने लगा कि उसे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो उसकी ये फालतू की बातें सुनकर लेलिन को इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था वहीं उसका काम तमाम कर दे। लेलिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने साफ कह दिया, तुम बड़े बदतमीज हो। जब पता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? दूसरों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करना बंद करो। वो ब्लैक स्किन वाला लड़का तो हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
पहले तो तुम मुझे मुंह भी नहीं लगाती थी और अब सीधा पलटकर जवाब दे रही हो। तुम वाकई कोई मामूली औरत नहीं हो। उसने आगे बढ़कर उसे स्ट्रॉन्ग, रैश और एरोगेंट तक कह डाला और बोला कि उसे उसका कभी हार न मानने वाला अंदाज बड़ा कमाल का लगता है। भाई, जरा इस डायरेक्ट बंदे की बातें तो सुनो। लेलिन ने भी अपने बाल झटके और उसी अंदाज में करारा जवाब दिया। तुम भी कोई आम आदमी नहीं हो, बिल्कुल बदतमीज और बेशर्म। मेरे सामने कभी हार जो नहीं मानते। उसका ये धाकड़ स्वैग देखकर वो लड़का तो जैसे देखता ही रह गया और तुरंत खड़ा होकर उसे बैठने की जगह दी। अपना सिर खुजलाते हुए उसने सॉरी बोला, पर तभी उसने एक ऐसी बात कह दी कि लेलिन के होश उड़ गए। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी पुरानी कही हुई बातें याद हैं? जब लेलिन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, भला कोई शादी का प्रपोजल कैसे भूल सकता है? हमारी अरबपति ईविल सिस्टर के साथ ये क्या हो रहा है? पहले तो उस छोटी सी ग्रीन टी लड़की ने उसके मंगेतर को फंसाया, जिसके बाद लेलिन ने सीधा ड्यूअल का ऐलान कर दिया। उसने उस कम मैन को कंगाल किया और फिर उस लड़की की क्लास लगाई। लोगों को क्या लगता है कि इस रिच लेडी के पास लड़कों की कमी है? अभी देखो, एक और हैंडसम ब्लैक स्किन लड़का खुद चलकर शादी का ऑफर लेकर आ गया है। लेलिन के दिमाग में वो पुरानी यादें गूंजने लगी। ड्यूक की बेटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम हमारी शादी के बारे में क्या सोचती हो? भाई चौटो मैट, बस भी करो। लेलिन का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। जैसे ही उस लड़के ने दोबारा मुंह खोलना चाहा, लेलिन ने तुरंत अपने हाथ क्रॉस किए और साफ नो बोल दिया। उसे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। मुझे थोड़े जेंटल और केयरिंग मर्द पसंद है। पर यह सुनकर वो ब्लैक स्किन्ड बंदा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो मुझ जैसे असली मर्द में क्या बुराई है? भाई, इसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो देखो, काश थोड़ा सा उधार मिल पाता। लेलिन ने साफ लफ्जों में कह दिया कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनते ही वो रोनी सूरत बनाने लगा। लगता है घर जाकर मम्मी से फिर मार खानी पड़ेगी। आखिर मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? जिसे भी पसंद करता हूँ, या तो वो मुझसे नफरत करती है या पहले से ही कमिटेड है। पिछली बार बड़ी मुश्किल से एक लड़की पसंद आई थी, पर पता चला कि वो तो डबल डेटिंग कर रही है। बेचारे की दास्तान सुनकर और उसके ये हरे कपड़े देखकर लेलिन को भी उस पर थोड़ी दया आ गई। वो हताश होकर आहें भरने लगा। मेरी डिमांड कोई बहुत बड़ी थोड़े ही है। बस कोई ऐसी लड़की चाहिए जो कलोसी फैमिली के नाम से न डरे और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ पूरे परिवार को संभाले। ये सुनकर लेलिन एकदम सन्न रह गई। उसकी बात सही थी। लाइफ पार्टनर तो बराबर का ही होना चाहिए, जबकि वो अब तक बस एक जी हुजूरी करने वाला मर्द ढूंढ रही थी। जब उसने माफी मांगी तो लेलिन अपना हाथ सहलाते हुए बोली, नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी बातों ने मुझे एक जरूरी सबक सिखाया है। उसने बड़े गर्व से एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोला, चलो, मैं तुम्हारे काम आ सका, ये जानकर अच्छा लगा। तभी खबर मिली कि एलिस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुकी है। सही टाइम पर आई है। मैं भी तो देखूं कि दूसरों की चीजें छीनने वाले लोग आखिर दिखते कैसे हैं। वो काला गबरू जवान भी बड़े इंटरेस्ट के साथ लेलिन का हाथ थामकर एक जेंटलमैन की तरह उसे साथ ले गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि नाइट्स की पूरी फौज तैयार खड़ी थी, जिनका खौफनाक अंदाज और जोश वाकई देखने लायक था। लेलिन ने मन ही मन सोचा कि उसका इरादा चीजों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का नहीं था, पर क्या करे उसके बेटी दीवाने डैड जोश से जो भरे हुए थे। उधर उस काले गबरू जवान ब्लैक स्किन गाय ने तो जैसे मन ही मन कह दिया, ससुर जी छा गए। तभी उसकी नजर एलिस पर पड़ी, जो घबराहट में अपनी ड्रेस का कोना मरोड़ रही थी। उसे देखते ही नाइट की भवें तन गईं। दरअसल उस दिन एलिस ने उससे गुजारिश की थी कि वो फेस्टिवल के अगले दिन उससे मिले, पर उसने मना कर दिया था क्योंकि उसे लेलिन के ड्यूअल का रेफरी जो बनना था। तब एलिस की आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी और उसने बड़े मासूम चेहरे के साथ रोते हुए कहा था, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूं और मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। अगर आप जैसे नाइट मेरी मदद करें तो सब ठीक हो जाएगा। तो नाइट साहब, उसने अपनी सबसे प्यारी और मीठी मुस्कान देते हुए पूछा था, क्या आप हमेशा मेरी साइड रहेंगे? उस वक्त तो वो उसकी बातों में आ गया था और उसे लगा था कि ये लड़की कितनी मासूम और सच्ची है, पर उसे क्या पता था कि ये तो असल में क्राउन प्रिंस की वही वो यानी दूसरी औरत है। वो काला जवान अपने गुस्से को दबाते हुए खड़ा रहा, पर एलिस उसे देखकर खुशी से चहक उठी। अरे, तो आप कलुओसी फैमिली से हैं? पहले तो आपके बाल सुनहरे गोल्डन थे, मैं तो सच में हैरान हूं। फिर उसने बड़े उम्मीद के साथ पूछा, क्या आप यहाँ मेरी मदद करने आए हैं? इस पर उस गबरू जवान ने सीधा ठेंगा दिखाया और उसका हाथ झटकते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इस ड्यूअल का गवाह और रेफरी बनकर आया हूँ। वो तो उसे मक्खन लगाकर उस ऊंची पहुंच वाली लेलिन को हराने का सपना देख रही थी, पर जब उस फैंस को पता चला कि उसके साथ तो स्कैम हो गया है, तब उसने जैसे ही उस पर हमला करने की कोशिश की, किसी ने तुरंत बीच बचाव किया। लेकिन वो सांवला लड़का कहाँ रुकने वाला था। वो गुस्से में बुरी तरह चिल्लाया, तुमने दूसरों का इस्तेमाल किया। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो?
यह सुनते ही लेलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अचानक उस स्टोरी लाइन का वो मंजर याद आ गया जहां एक आदमी ने उस पर तलवार तान ली थी। ये याद आते ही उसके दिमाग में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने लड़खड़ाते हुए उस आदमी का कॉलर कसकर पकड़ लिया और लगभग ब्रेकडाउन होकर चिल्लाया, रुक जाओ। चिल्लाने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बचा। अपने दर्द से फटे जा रहे सीने को पकड़कर वो हाँफने लगा। वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि घर के नाइट्स तुरंत आगे आ गए हैं और उन्होंने अपनी तलवारें निकालकर ही पी को चारों तरफ से घेर लिया है। बेचारा ही पी। उसने घबराकर तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। लेलिन ने जल्दी से क्लियर किया कि वो ठीक है, बस थोड़ा सर दर्द है। ही पी को लगा कि शायद उसी की वजह से लेलिन की हालत खराब हुई है, तो वो एकदम उदास होकर एक बड़े से पपी की तरह मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। लेलिन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पीछे मुड़ा। सीने का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। क्या ये ओरिजिनल होस्ट की यादें थीं? लेकिन अगर ये सिर्फ यादें थीं तो उसका दिल इतना क्यों दुख रहा था? खैर, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लेलिन वापस फुल एनर्जी में आ गया और साइड में खड़े होकर मजे से ड्रामा यानी मेलन खाने लगा। वहां वो ग्रीन टी लड़की हेपाई के सामने रो रो कर नाटक कर रही थी कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन ही पी इन सब ड्रामों में आने वाला नहीं था। उसने सीधा कहा, तुम्हें पता था ना कि क्राउन प्रिंस की फियोंसी है? फिर भी तुम सबके सामने उसके साथ चिपकी रहीं और फर्स्ट डांस भी किया। इसके बाद भी तुम कहती हो कि तुम पर इल्जाम लगाया जा रहा है? सीरियसली? इस पर वो ग्रीन टी और भी ज्यादा बेचारी बनकर रोने लगी। वो तो क्राउन प्रिंस ने मुझे फोर्स किया था। मैं तो बस एक छोटे से विस्काउंट की बेटी हूं। मेरी क्या मजाल कि मैं मना करूं? मैं तो मजबूर थी। ही पी ने एक तिरछी मुस्कान दी। वो इसकी सस्ती ग्रीन टी ट्रिक से इम्प्रेस होने वाला नहीं था। उसने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें ये हक मिल गया कि तुम मुझे अपनी जीत का जरिया बनाओ। पिछले काफी समय से ये ग्रीन टी लगातार मेरे सामने लेलिन की बुराई कर रही थी। हे पाई अब तक तो सब कुछ अनदेखा कर रहा था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। ग्रीन टी घबरा गई और रोते हुए चिल्लाने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में हेपाई के लिए बेबसी और एक अजीब सा आकर्षण था। वो मासूम बनते हुए बोली, आप आखिर कह क्या रहे हैं? पर ही पी को सब समझ आ चुका था। उसने दो टूक कहा, मुझे पता है कि तुम हर जगह लड़कों को रिझाती फिरती हो और पीठ पीछे अपनी चालें चलती हो। ये सुनते ही उस मासूमियत का मुखौटा उतर गया और वो लड़की एकदम सुन्न रह गई। ही पी यही नहीं रुका। उसे उस लड़की के रुतबे या हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस वो पसंद थी जब वो अपने सपनों के बारे में बातें करती थी और उसकी आंखों में एक चमक होती थी। उसे लगा था कि वो लड़की अलग अलग मर्दों के बीच बस इसलिए घूमती है ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके और अपने दम पर इज्जत से जी सके। पर हकीकत तो ये थी कि वो मर्दों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना चाहती थी। ही पी ने साफ कह दिया, मुझे पता है तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो, पर अफसोस इस बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ग्रीन टी को लगा जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो। वो पागलों की तरह उसकी तरफ झपटी और हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। मिस्टर नाइट प्लीज, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। ही पी ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और कहा, इस मुकाबले का अब एक ही नतीजा होगा, तुम्हें अपनी इस घटिया हरकत की कीमत चुकानी ही होगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और दबे पांव लेलिन के पास जाकर फुसफुसाया कि आज जो भी हुआ उसे सीक्रेट रखे, वरना अगर उसकी माँ को पता चला तो वो उसे मिनटों में घर से बाहर निकाल देंगी। लेलिन ने अपनी भौहें चढ़ाईं और मुस्कुराते हुए कहा, तो समझो कि तुम पर मेरा एक एहसान रहा। ही पी ने अपना सिर खुजलाते हुए शर्मिंदगी से कहा, शायद एक से ज्यादा एहसान। मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें यूं ही शादी के लिए प्रपोज नहीं करना चाहिए था। उसकी हरकतों को चुपचाप सहना मेरी भी गलती थी। वाकई मुझे माफ कर दो। अपने सामने इस मासूम बड़े से पपी जैसे लड़के को देखकर लेलिन खिलखिलाकर हंसने लगी। चलो, तो इसका मतलब है कि अब मुझे कैरोलॉस से काफी मदद मिलने वाली है, बस अब तुम तैयार रहना। ही पी झट से फिर से वही हंसमुख और बिंदास लड़का बन गया। उसने मजाक मस्ती में दो बातें की और वहां से विदा ली। लेकिन एलिस उसे जाते हुए देख एकदम टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। वो पागलों की तरह सोचने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम सब बदल क्यों गए? असल में ये ग्रीन टी टाइप दिखने वाली हेरोइन तो असल में एक रीबॉर्न हुई विलन निकली। अपनी पिछली जिंदगी में वो लेलिन के पैरों के पास फर्श साफ करने वाली एक मामूली नौकरानी थी। उसने कसम खाई थी कि वो लेलिन से उसका सब कुछ छीन लेगी। रीबर्थ के फायदे का इस्तेमाल करते हुए उसने क्राउन प्रिंस को अपने जाल में फंसाया, लेलिन के सारे चाहने वालों को पहले ही अपनी ओर कर लिया और यहाँ तक कि उसके करियर को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। उसे लगा कि उसे वो सब मिल गया है जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अब लेलिन उस घटिया लड़के की सिंप नहीं रही।
लेलिन ने सबके सामने इन दोनों की धज्जियां उड़ा दीं। एलिस इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने पागलों की तरह लेलिन को पकड़ लिया और चीखते हुए पूछा, आखिर तुम्हारी चाल क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस पागल कुत्ते की तरह बर्ताव करने वाली लड़की को देखकर लेलिन झटके से पीछे हटी। वो तो गिरते गिरते बची। लेलिन की आंखों में अब एक तेज चमक थी, जैसे वो इस घटिया जोड़ी को लात मारकर सीधे स्पेस में पहुंचा देना चाहती हो। उसके गार्ड्स भी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। अब लेलिन सोचने लगी कि इस ग्रीन टी का क्या किया जाए। आखिर वो एक ऊंचे खानदान की ड्यूक की बेटी थी और इस पूरी सिचुएशन पर अब उसी का कब्जा था। आखिर वो विलनेस लेलिन जो ठहरी। लेलिन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने साफ आदेश दिया, पूरे शहर की बुटीक और कपड़े की दुकानों में खबर भिजवा दो। जिस किसी ने भी एलिस का कपड़ा इस्तेमाल करने की जुर्रत की, वो सीधे कैनमीवन परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। ये सुनकर उस ग्रीन टी की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, पर लेलिन का बदला तो अभी शुरू ही हुआ था। उसने अगला हुक्म सुनाया, एलिस के परफ्यूम स्टोर के सप्लायर्स से फौरन कांटेक्ट करो और कहो कि उनका सारा स्टॉक मैं खरीद रही हूं। उनसे कहो कि एलिस के साथ अपना हर बिजनेस डील आज ही खत्म करें। वो लड़की अब हार मानकर छटपटाने लगी और पागलपन में उस घटिया क्राउन प्रिंस का नाम लेकर लेलिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगी। लेलिन बस मुस्कुराई और बोली, हद है। उसने तुरंत आदेश दिया कि एलिस का घर भी खरीद लिया जाए और आज रात तक उसके घर के हर एक सदस्य को सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर दिया जाए। एलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बदहवास होकर चिल्लाई, तुम्हें तो क्राउन प्रिंस की फिक्र होनी चाहिए थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लेलिन के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। पिछली जिंदगी में भी उसे कभी प्यार का भूत नहीं चढ़ा था, तो ये लड़की भला एक मर्द के नाम पर उसे कैसे डरा सकती थी? उसने स्टाइल से अपना चेकबुक निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, कनलाद परिवार का सारा कर्जा अब मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। आखिर गर्मियों के मौसम में सड़क पर सोना और भीख मांगना एक दूसरे के साथ खूब जचेंगे। उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम पागल हो गई हो? लेलिन ने पलटकर जवाब दिया, शायद तुम पागल हो गई हो जो मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास सहूंगी? लेलिन को लगा था कि वो सुधर जाएगी, पर वो लड़की तो किसी पागल कुत्ते की तरह उस पर झपट पड़ी। अपने पेट में अचानक हुए दर्द को महसूस कर और उस ग्रीन टी की बदतमीजी देख लेलिन का पारा चढ़ गया। उसने हाथ उठाया और एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। उसने उसे घुटनों पर बैठने का हुक्म दिया। लेलिन तो बस इसी मौके के इंतजार में थी। उसने उस ग्रीन टी के बाल पकड़े और उसका सिर जोर से जमीन पर दे मारा। वो लड़की नफरत और हार की आग में जल रही थी, पर अब वो मजबूर थी और सिर्फ बेबसी से लेलिन को अपने सामने शान से खड़े हुए देख सकती थी। एलिस कनलाद, तुम आज का ये मुकाबला हार चुकी हो। अब तुम सबकी नजरों में एक घटिया औरत बन चुकी हो, जबकि मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ गई है। लेलिन ने बेरहमी से उसकी ठुड्डी पकड़ी और ऊपर उठाते हुए कहा, सब कुछ यहीं खत्म होता है। ये सुनते ही वो ग्रीन टी पूरी तरह टूट गई और बदहवास होकर पूछने लगी, तुम बदल क्यों गई? तुम्हें आखिर किस बात से दिक्कत थी? तुमने भविष्य को क्यों बदल दिया? लेलिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने 2 नाइट्स को आदेश दिया, इसका एक पैर काट दो। एलिस की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। क्या तुम वाकई सीरियस हो? जवाब में उसे बस लेलिन की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अब फैसला तुम्हारा है एलिस, या तो अपाहिज बन जाओ या फिर अपने पूरे खानदान को बर्बाद होते देखो और सड़क पर आकर आम इंसान की तरह जियो। एलिस डर के मारे थर-थर कांपने लगी। तब लेलिन उसके पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं चुनना चाहती तो बेहतर होगा कि आइंदा से मुझे इज्जत देना सीख लो। एलिस की आंखों के सामने लेलिन का वही घमंडी चेहरा था जो उसने तब देखा था जब वो ड्यूक के महल में एक नौकरानी हुआ करती थी। उसका सारा ओवर कॉन्फिडेंस बह गया और उसने कांपते हुए अपना सिर झुका लिया। धूल में खुद को मिलाते हुए वो गिड़गिड़ाई, ड्यूक की बेटी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो ग्रीन टी खुद को बड़ी खिलाड़ी समझकर रीबॉर्न हुई थी। उसे लगा था कि मर्दों के दम पर वो ड्यूक की बेटी को अपने पैरों तले कुचल देगी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसका पाला किससे पड़ा है। कंगाली और पैर कटने के डर ने उसे धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। तभी पास खड़ी एक नौकरानी ने मजे लेते हुए कहा, मैम, क्यों ना इस पैकेज में जीभ काटना भी जोड़ दिया जाए? ये सुनकर तो लेलिन भी दंग रह गई। उसने सोचा, भाई, इतना भी डाक नहीं होना था। उसने बात संभालते हुए कहा कि बस थोड़ा बहुत जुर्माना ही काफी रहेगा, बस थोड़ा मेंटल स्ट्रेस का हर्जाना ले लेते हैं। पर अभी उस ग्रीन टी ने जो कहा उसका मतलब क्या था? ऐसा लगता है कि इस शरीर की असली मालकिन कोई सिम्प नहीं थी, बल्कि किसी खास मकसद से उस घटिया लड़के के करीब आई थी। इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लड़का किसी और के साथ है या कहीं जाकर मर जाए।
लेकिन एलिस का इससे क्या लेना देना? आखिर पिछली जिंदगी में असली मालकिन और उसके बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? वैसे देखा जाए तो इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा बैंड तो उस रेड फ्लैग लड़के की बजी है। प्यार और पावर दोनों ही उसके हाथ से निकल गए और वो बुरी तरह हार गया। लेलिन अपना मुंह छिपाकर मुस्कुराने लगी। सच में वो लड़का पैदाइशी बेवकूफ निकला, लेकिन असली मालकिन आखिर उस नमूने के पीछे पड़ी क्यों थी? वो वाकई में क्या चाहती थी? लेलिन को अपने चारों ओर रहस्यों का जाल महसूस होने लगा, यहाँ तक कि उसका सिर भी चकराने लगा। बेदी तुरंत फिक्र के मारे आगे बढ़ी और बोली, उस घटिया औरत की वजह से आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेलिन ने उसे यकीन दिलाया कि वो ठीक है। वो बस सोच रही थी कि क्या उसे अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए। भले ही असली मालकिन की सोच जो भी रही हो, पर अब वो खुद इन सब बातों की परवाह नहीं करेगी। दूसरों की चीजों पर नजर रखने वाली उस ग्रीन टी को तो सजा मिल चुकी है, अब उस चीटर लड़के का क्या किया जाए? उसने धीरे से एक गुलाब तोड़ा और बेदी को कपड़े और बग्घी तैयार करने का आदेश दिया। दूसरों की भावनाओं से खेलने वालों को देखकर अब मुझे चिढ़ होने लगी है। अब मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही हूँ। दूसरी तरफ वो घटिया लड़का अपनी ऐशो आराम की जिंदगी खोने के बाद अब एक कमरे में पड़ा शराब पी रहा था। जब उसे पता चला कि लेलिन उससे मिलने आई है तो उसे हैरानी हुई कि उसे आने में इतनी देर क्यों लग गई। उसने जैसे तैसे खुद को ठीक किया और बड़े घमंड के साथ लेलिन को देखने लगा। उसे लगा कि शायद वो उससे सुलह करने और माफी मांगने आई है। सोच रही हूं कि तुमसे ऐसी क्या चीज छीनी जाए जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दे। वो रेड फ्लैग लड़का अभी भी अपनी अकड़ में था और कहने लगा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ भी छीन सकती हो? तभी लेलिन ने अपनी आवाज बुलंद की, मैं लेलिन टैंडमीवन आज तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। ये सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो बुरी तरह चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? जवाब में लेलिन ने अपना वाइन का गिलास उठाया और बिना सोचे समझे सीधा उसके मुंह पर दे मारा। मैं टैंडमीवन खानदान की इकलौती ड्यूक की बेटी हूँ। भले ही तुम क्राउन प्रिंस क्यों ना हो, तुम्हें मेरे सामने बकवास करने का कोई हक नहीं है। वो लड़का गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, पर उसकी ढिठाई तो देखिए, वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था। उसने कहा, अपनी बात वापस लो, मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। लेलिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तपाक से जवाब दिया, तुम मान सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब वो लड़का थोड़ा बेबस होकर पूछने लगा, पर क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लेलिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो और कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट गया और पागलों की तरह बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने पहले तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो जिस तरह प्यार की रट लगा रहा था उसे देखकर कोई भी कह देता कि वो खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता। लेलिन को इतनी घिनाई कि उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए वाइन की पूरी बोतल गटक ली ताकि वो उस नमूने को वहीं पीटना न शुरू कर दे। मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से दोबारा मत लेना। उसने गुस्से में बोतल नीचे रखी और उस लड़के के कांपते हुए सीने पर जोर से उंगली टिकाकर कहा, सबके सामने सरेआम रिश्ता खत्म न करना ही तुम्हारे शाही खानदान के लिए मेरा सबसे बड़ा एहसान है। उसने उसे झटके से जमीन पर गिरा दिया और चलते हुए कहा, एंगेजमेंट खत्म करने के कागजात मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। वो बिना पीछे मुड़े वहां से तेजी से निकल गई। अब जाकर उस लड़के को एहसास हुआ कि वाकई उसका पत्ता कट चुका है और वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया है। क्या तुमने अब तक जो कुछ भी किया वो सब झूठ था? तुम अचानक मुझे नीचा क्यों दिखाने लगी और मुझसे बदला लेने के बारे में क्यों सोचने लगी? फाइनली हमारी विलेनेस दीदी ने उस घटिया लड़के से पीछा छुड़ा ही लिया। माना कि उस लड़के की शक्ल सूरत थोड़ी ठीक ठाक थी, पर वो एक नंबर का प्लेबॉय बन चुका था। जब मार्केट में एक से बढ़कर एक कूल, हैंडसम और चार्मिंग लड़के मौजूद हों तो इस धोखेबाज के पीछे कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? लेलिन ने उसे दो टूक सुना दिया, आज से मैं तुम्हें मिलने वाली सारी फंडिंग रोक रही हूँ और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अब मेरा मन बदल गया है। उसने उस लड़के को हिकारत भरी नजरों से देखा और आगे कहा, 800 अरब का कर्ज जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर होगा तो गुड लक। उस लड़के को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अचानक झपट्टा मारकर लेलिन का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भींच लिया। वो उसके कान के पास आकर बड़े प्यार से उसका नाम पुकारने लगा। उसे लगा कि वो अपनी उसी पुरानी ट्रिक और लुक से इस रिच गर्ल को दोबारा पिघला लेगा ताकि उसकी ऐश वाली लाइफ चलती रहे। लेकिन लेलिन का रिएक्शन एकदम सॉलिड था। गलत फहमी में मत रहना, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। पर वो नमूना मानने को तैयार ही नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन भरी मुस्कान आ गई। नहीं, तुम हमेशा से मुझसे प्यार करती रही हो, मेरी प्यारी ड्यूक की बेटी। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो मैं दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि एलिस तुमसे माफी मांगे तो मैं उसे भी मना लूंगा, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए प्यार की कस्में खाऊं?
मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। ऐसा लगा जैसे लड़की का दिल थोड़ा पिघल गया है। क्या मैं जो कहूंगी तुम वाकई वो सब मानोगे? उस लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। तभी लैलीन ने धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर की और कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप एक जगह पड़े रहो। उसने बड़े गर्व से अपना सिर ऊंचा किया और साफ कर दिया, मैंने कहा था ना कि मुझे और चिढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से धिक्कार है तुम पर। लैलीन ने नफरत से उस रेड फ्लैग लड़के को एक तरफ झटका दिया और चैन की सांस लेते हुए वहां से निकलने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे खड़ा वो लड़का उसे जाते देख पूरी तरह पागल हो चुका है। वो पागलों की तरह चिल्लाया, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसका वो हैंडसम चेहरा गुस्से और नफरत से एकदम डरावना दिखने लगा। उसे इस हाल में देख लैलीन को एक अजीब सी सहरन महसूस हुई। अचानक उसके दिमाग में उस लड़के के साथ बिताई पुरानी अच्छी यादें ताज़ा होने लगीं, जिससे उसके सिर में एक तेज दर्द उठा। अभी वो समझ भी नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम मेरी हो, मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं आ जा नहीं सकती, मुझे छोड़कर भाग नहीं सकती और मेरी तौहीन तो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने धमकी देते हुए लड़की की ठुड्डी को कसकर पकड़ा, जिसे देख लैलीन बस तिरस्कार से मुस्कुरा दी। लगता है मैंने तुम्हें जो सजा दी वो बहुत कम थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्राउन प्रिंस हो इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हो तो सुन लो, मैं तुम्हें उस गद्दी से उतार दूंगी और फिर अपने पैरों तले कुचल दूंगी। वो लड़का गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? लैलीन के अंदर भी गुस्से की आग भभक रही थी। जब उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, तभी अचानक किसी ने उसे खींचकर एक मजबूत सीने से लगा लिया। एक तलवार ढाल बनकर उसके सामने तान दी गई। ड्यूक की बेटी, क्या आप ठीक हैं? लैलीन ने हैरान होकर चेहरा घुमाया तो देखा कि हीपी उसे सांत्वना देते हुए मुस्कुरा रहा है। फिर उसने बेहद गुस्से में उस घटिया लड़के की तरफ देखा और कहा, मुझे वाकई तुम पर बहुत निराशा हो रही है। इस तरह किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल गलत है। लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने बाल पीछे किए और घमंडी अंदाज में बोला, मैं तो बस उसे सजा दे रहा हूं जिसने शाही खानदान की इज्जत उछालने की कोशिश की है। इसमें गलत क्या है? हीपी की आंखों में अब उसके लिए सिर्फ नफरत और निराशा थी, जिसे देख उस लड़के का दिमाग खराब होने लगा। गुस्से में पागल होकर वो रेड फ्लैग राजकुमार चिल्लाया, क्या साम्राज्य का वफादार कैरोलॉस भी अब कैनमीवन परिवार के सिक्कों पर बिक गया है? क्या तुम भी अब उनकी दुम हिलाने वाले कुत्ते बन चुके हो? कैरोलॉस यानी हीपी ने बस अपना सिर हिलाया, जैसे वो किसी बेवकूफ के आगे बीन बजाना नहीं चाहता था। ड्यूक की बेटी, गुस्ताखी के लिए माफी कहते हुए उसने बड़ी कोमलता से लैलीन को अपनी बाहों में उठा लिया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बेहद खौफनाक नज़र उस राजकुमार पर डाली। आज की ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। साम्राज्य के सबसे अमीर खानदान की इकलौती वारिस को नाराज करने का मतलब था कि अब उस राजकुमार को अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी और कंगाली में दिन गुजारने होंगे। इस भयानक अंत से बचने के लिए उस लड़के ने पहले तो अपनी शक्ल दिखाकर अमीर घराने की लड़की को रिझाने की कोशिश की, पर जब उसने लात मार दी तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उसकी इस बदतमीजी ने हेपाई को हीरो बनने का मौका दे दिया। राजकुमार को ठंडे लहजे में चेतावनी देने के बाद हीपी उस कमजोर दिख रही लड़की को गोद में लेकर वहां से निकल गया। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि अचानक वो लड़की जिंदा हो गई। लैलीन ने धीरे से कहा, सोचा नहीं था कि मेरी एक्टिंग इतनी काम कर जाएगी। बेचारा भोला भाला ही पी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही पास से लोगों के शोर मचाने की आवाजें आने लगीं। भीड़ को आते देख लैलीन को समझ आ गया कि पासा पलटने का ये बेहतरीन मौका है। उसने झट से अपना सिर नीचे किया और बेडी से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, और फिर एक्टिंग करते हुए बेहोश होने का नाटक किया। बेडी उसकी बात फौरन समझ गई और पागलों की तरह रोते हुए उस पर झपट पड़ी। ड्यूक की बेटी, प्लीज आंखें खोलिए। लैलीन ने उसे धीरे से ओवर एक्टिंग करने का इशारा किया तो बेडी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मेरी मालकिन कितनी बदकिस्मत हैं। राजकुमार ने उन्हें परेशान करके बेहोश कर दिया, फिर भी वो इतनी दयालु हैं। ये कहते हुए उसे एक पल के लिए अपनी मालकिन की चालाकी पर हंसी तो आई, पर फिर वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेडी ने अपना गला फाड़ते हुए फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारी इतनी मासूम मालकिन के साथ ऐसी हरकत। क्राउन प्रिंस वाकई बहुत गिर चुके हैं। उसकी इस हाई पिच आवाज ने तो बेचारे ही पी के कान ही सुन्न कर दिए। देखते ही देखते ड्रामा देखने वालों की भीड़ वहां जमा हो गई। बेडी ने फौरन अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि कोई देख न ले कि उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं है। तभी लैलीन ने धीरे से उसे इशारा किया कि अब उसे ही पी के हवाले कर दे। बेडी ने फुर्ती दिखाते हुए फौरन कैरोलॉस का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, कैरोलॉस साहब, क्या आप मेरी मालकिन को वापस महल पहुंचा सकते हैं? लैलीन को अचानक आंखें खोलते देख वो भोला कुत्ता यानी कैरोलॉस सब समझ गया और घबराते हुए उसे गोद में उठाकर वहां से निकलने लगा।
जब उसने देखा कि बेटी को उत्साही भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया है तो उसने लड़की के कान में धीरे से कहा, क्या अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं? लेकिन लैलीन को वाकई बहुत तेज नींद आने लगी थी। उसकी हालत देख कैरोलास का दिल भर आया और वो बोला, आई एम सॉरी, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। अब मैं उस क्राउन प्रिंस को दोबारा आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करने दूंगा। तभी लड़की ने कसकर उसका कॉलर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे एक काम है। अगर मैं 6 घंटे से ज्यादा सोती रहूं तो ड्यूक को बता देना कि अब सब कुछ उनके हाथ में है। उस इंसान को गद्दी से नीचे उतारना ही होगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई और वो उसके सीने से लगकर गहरी नींद में सो गई। कैरोलास ने बेबसी में अपने होंठ भींचे और अपना कोट उतारकर उसे पूरी तरह ढक दिया। उसने मन ही मन वादा किया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये जरूर करूंगा। जल्द ही बेहोश लैलीन को ड्यूक के महल पहुंचा दिया गया, जहां नौकरानियों और डॉक्टरों की भीड़ लग गई। कैरोलास फिक्र के मारे पास ही बैठा था। तभी उसके कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची, मेरी प्यारी लिटिल लिंग? और तभी ड्यूक धड़ाम से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। ड्यूक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सामने का नज़ारा देखा, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह बुरी तरह टूटकर अपनी बेटी के बिस्तर के पास गिर पड़े। वो तो अपनी एंगेजमेंट तोड़ने गई थी, फिर वो यहाँ इस हालत में क्यों लेटी है? आखिर ये सब हुआ कैसे? बेचारे ड्यूक रो रो कर बेहाल हो रहे थे। हीपी ने तुरंत अपने होने वाले ससुर जी को संभालते हुए सारी बात बताई। उसने कहा कि ड्यूक की बेटी को गहरा सदमा लगा है। क्राउन प्रिंस के साथ हुई उस तीखी बहस के बाद वो अचानक बेहोश हो गई। मैं उसे रोक नहीं पाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन तभी ड्यूक अचानक एकदम शांत हो गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी जान को कोई खतरा है, और जब डॉक्टर ने मना किया तब उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे से लैलीन का हाथ थपथपाया और खुद को संभालते हुए खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब एक ऐसी नफरत थी जो उस घटिया राजकुमार को राख कर दे। मेरा बस चले तो मैं उस क्राउन प्रिंस के टुकड़े टुकड़े कर दूं। तभी ही पी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेहोश होने से पहले ड्यूक की बेटी ने मुझे आपको एक मैसेज देने को कहा था। अगर वो 6 घंटे में नहीं जागी तो अब से सब कुछ आपके हाथ में है। ड्यूक ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का चेहरा देखा और बोले, तो अब मैं ही इसे पूरा करूंगा। तुम बस आराम करो मेरी बच्ची। आखिर ड्यूक ही तो राजा के असली फाइनेंसर यानी मनी पावर थे। अपनी लाडली बेटी को इस हाल में देख उनके अंदर का डॉटर्स प्रोटेक्टर जाग उठा था। वो अब उस घटिया राजकुमार को गद्दी से उतारकर बीच बाजार में कटोरा पकड़ाने के लिए तैयार थे। अपने सेक्रेटरी से कुछ देर फुसफुसाकर बात करने के बाद वो गुस्से में बड़े बड़े कदम भरते हुए वहां से निकल गए। लैलीन अभी ये समझ भी नहीं पाई थी कि वो कहाँ है। तभी किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। एक भारी आवाज और गर्म सांसों का एहसास उसके कानों के पास हुआ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, पर प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो और आइंदा कभी बीमार मत पड़ना। तो ये अपना नन्हा लिटिल लेपर्ड था। उसके दिल की धड़कनें सुनकर लैलीन को एक सुकून और गर्माहट महसूस हुई। उसने उस लड़के का हाथ थाम लिया और अब वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, बस थोड़ी देर और सोना चाहती थी। पर सोने का तो सवाल ही नहीं था। अचानक एक जोरदार मुक्के ने उसकी सारी नींद उड़ा दी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये शरीर तुम्हें इसलिए सौंपा है ताकि तुम यहाँ सोती रहो? वही जाना पहचाना चेहरा उसके सामने था और एक तमाचे ने तो उसे लगभग उड़ा ही दिया था। होश में आओ, अभी के अभी। लैलीन चीखते हुए नींद से जाग गई। उसके गालों पर तेज जलन और दर्द हो रहा था। तो क्या मुझे अभी थप्पड़ पड़ा है? क्या ये विलेनस दीदी वाकई इतनी खौफनाक है? तभी साइड से कुछ सरसराहट की आवाज आई। उसने देखा कि वो नन्हा तेंदुआ उसके बिस्तर के पास सो रहा था और उसका छोटा सा पंजा अभी भी कोमलता से लैलीन के हाथ पर था। तो तुम पूरे वक्त मेरे साथ थे। वो खुद को रोक नहीं पाई और उस प्यारे माओ रोंग रोंग फरी एहसास से लिपट गई। ये बिल्कुल उसके सपने जैसा ही गर्म था। वो फिर से गहरी नींद में सो गई और जब दोबारा उसकी आंखें खुली तो वो नन्हा तेंदुआ रो रो कर बुरा हाल कर चुका था। यहाँ तक कि बेटी की आंखों में भी आंसू थे। मालकिन, आप पूरे 2 दिनों से सो रही थीं। क्या? शिट, अभी तो उस रेड फ्लैग लड़के का बैंड बजाना बाकी है। लैलीन तुरंत हिम्मत जुटाकर खड़ी होने लगी, लेकिन तभी सारी नौकरानियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लैलीन ने खुद को एक बेबस और मासूम लड़की दिखाते हुए उस छोटे तेंदुए लिटिल लेपर्ड को कसकर पकड़ लिया। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी। तभी तूफान की तरह तेज कदमों की आवाज आई और ड्यूक पागलों की तरह अंदर भागे। ओ मेरी बच्ची, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लैलीन उन्हें देखकर हैरान रह गई और बोली, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए डैड। आप इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या आप कहीं खुदाई करने गए थे? लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे टोकते हुए शांत कराया। ड्यूक ने बहुत ही गंभीर होकर कहा,
बेटा, अगर इस बार मैंने उस कमीने को छोड़ दिया तो मेरा नाम भी कैन मीवन नहीं। लेलिन ने जोश में आकर जवाब दिया, क्या बात है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ, इसीलिए तो मेरे पास यहाँ लेटे रहने का टाइम नहीं है। पर वेट अ मिनट डैड, आप डॉक्टर के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर और ड्यूक आपस में खुसर पुसर करते रहे और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मालकिन अभी बेड से उठने की हालत में नहीं है। अरे ओ भाई, डैड, आप उनकी बात पर सिर क्यों हिला रहे हैं? मेरे पास यहाँ पड़े रहने का वक्त नहीं है। लेलिन झुंझला गई। ड्यूक कुछ और कहना चाहते थे, पर लैलिन ने गुस्से और मायूसी के साथ अपना चेहरा बना लिया। उसे लग रहा था कि ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। उसने खुद कसम खाई थी कि वो उस राजकुमार को अपने हाथों से गद्दी से उतारेगी, और अब वो यहाँ बेड पर पड़ी पड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थकान और डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी ही होती है। ड्यूक ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का कंधा थपथपाते हुए कहा, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ढंग से रेस्ट करोगी तो क्या मैं तुम्हें बेड से उठने की परमिशन दे दूं? उनकी उस ममता भरी नजरों को देखकर लेलिन शर्मा गई और अपना सिर खुजलाने लगी। तभी किसी ने आकर खबर दी कि राजमहल से एक लेटर आया है। ड्यूक फौरन खड़े हो गए और उनके चेहरे पर ऐसा खतरनाक लुक आया जिसे देखकर साफ था कि अब किसी की शामत आने वाली है। लेलिन ने उन्हें जाते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि अब ये गेम उसके कंट्रोल में है। उसने खुश होकर कहा, तो इसी खुशी में मुझे अब मटन खाना है। लेकिन जवाब मिला, बिल्कुल नहीं, पेशेंट को सिर्फ पतली खिचड़ी ही मिलेगी। बेचारी लेलिन अब अपनी सारी भूख को गुस्से में बदलने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका और पार्ट भी आएगा। और अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आप वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलता है, तो आप नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देख पाओगे।